एज एन आर्टिस्ट हर क्रिएटर की ये जिम्मेदारी है कि वो अपने मुआशरे का आईनादार होता है और उसमें जो मसाइल हैं उनको उजागर भी करता है और उसके बारे में आवाज़ भी उठाता है। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, ख़वातीन व हज़रात। प्रोग्राम सुखनवर के साथ आपका मेज़बान हयाज़ महमूद हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, उर्दू ना सिर्फ पाक व हिंद बल्कि अब पूरी दुनिया में बोली भी जाती है और पढ़ी भी जाती है, और ये बात बड़ी खुशाइंद है कि अब उर्दू की छोटी छोटी बस्तियाँ पूरी दुनिया में आबाद हैं, जहाँ पर उर्दू से मोहब्बत करने वाले, उर्दू को समझने वाले, उर्दू बोलने वाले लोग आबाद हैं। PF92 टीवी का आपसे वादा था कि हम ना सिर्फ फ्रांस में बल्कि पूरे यूरोप में रहने वाले उर्दू लिखने वाले, अफसाना निगार या सफ़रनामा जो लिख रहे हों, किसी भी अदब से रिलेटेड कोई भी शख्स हो, तो हम इंशाअल्लाह ताला आपकी मुलाकात उनसे ज़रूर करवाएंगे, क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि उर्दू लिखने वाले और बोलने वालों की आवाज़ जो है वो आप तक पहुँचेगी। तो आज हमारे साथ जो मेहमान हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, उनका ताल्लुक फ़्रांस से नहीं बल्कि जर्मनी से है। काफ़ी देर से जर्मनी में मुकीम हैं। उनकी शख्सियत के हवाले से वो क्या कर रही हैं, क्या लिख रही हैं, उन्हीं से सवाल जवाब होंगे। और मैं सबसे पहले उनको खुशामदीद कहूँगा। हमारे साथ आज मौजूद हैं कोमल राजा साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया, आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाएँ। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। कोमल, मैं सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि ये FP92 टीवी फ्रांस से अभी हाल ही में 1 महीना पहले हमने इसकी बाकायदा जो है वो ट्रांसमिशन शुरू की है। अच्छा। पाकिस्तानी कम्युनिटी को ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म मुहैया किया गया है कि उनकी आवाज़, उनके जितने मसाइल हैं वो एक तो पाकिस्तान तक पहुँचे, जो पाकिस्तानियों के मसाइल हैं उनकी आवाज़ पाकिस्तानियों तक पहुँचे, और जो यहाँ पे फ्रेंच कम्युनिटी है, फ्रेंच गवर्नमेंट है, पाकिस्तानियों के मसाइल या पाकिस्तानियों की आवाज़ वहाँ तक पहुँच सके। उर्दू से रिलेटेड, अदब से रिलेटेड, पाकिस्तानी सकाफ़त से रिलेटेड इस पे प्रोग्राम्स कंटिन्यू चल रहे हैं। तो आज बड़ी खुशी हुई आप तशरीफ़ लाई हैं। तो कोमल, ये बताइएगा कि आप कब तशरीफ़ लाई जर्मनी, और पाकिस्तान में आपका ताल्लुक कहाँ से है? अच्छा, थैंक यू। पहले तो मैं आपको मुबारकबाद दूंगी, इस तरह का आपने एक हाइब्रिड प्लेटफॉर्म जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया है, जिसमें फ्रांसीसी और उर्दू दोनों ज़ुबानों में आपका जो है प्रोग्राम करने का इरादा है। तो पहले तो इस बात पे आपको मुबारक हो। मैं पाकिस्तान में मेरा ताल्लुक जो है आज़ाद कश्मीर से है, जो एडमिनिस्ट्रेड बाय पाकिस्तान है वहाँ पे। और जर्मनी में मैं आई थी 2017 में, और मैं जर्मनी में अपनी स्टडीज़ के लिए आई थी। और बल्कि अभी भी आई एम स्टिल अ स्टूडेंट, बट आई एम लाइक अबाउट टू फिनिश माई स्टडीज़ नाउ। और पिछले 7 साल से मैं जर्मनी में ही हूँ। अच्छा अच्छा। आप ये बताएं कि आपने कब महसूस किया कि आपके अंदर एक अदब तख्लीक करने की तहरीक मौजूद है, आप लिख सकती हैं, आप अपने जो आपके अंदर जो जज्बात हैं उसको शेर की सूरत में लोगों के सामने ला सकती हैं? आपने कब लिखना शुरू किया? ओके, सो ये इस किस्म का जो सेंस आए कि ओके मैं जो है कुछ तख्लीक करने के काबिल हूँ, ये तो शायद बड़े होके ही आया है। लेकिन अगर मैं बचपन से ही शुरू करूँ तो मैं एक डायरी राइटर हूँ, और मैं हमेशा से अपनी डायरी, लेट से चौथी 5वीं जमात से ही मैं डायरी रखती आ रही हूँ और डायरी लिखती आ रही हूँ। तो पहले उसमें डिफरेंट तरह की सोच होती थी। शुरू में तो ज़ाहिर है कोई सिखाता नहीं है कि डायरी में क्या लिखना है, तो वो उसमें पर्सनल तजर्बात से लेके कोई पसंद है उस ज़माने में आप जिसको भी आइडियलाइज़ कर रहे हैं, कोई रेसलर है, कोई एक्टर है, इवन आप उसके बारे में लिख रहे हैं, अपनी सोच है। फिर इनकरेजमेंट मुझे बहुत ज़्यादा अपने स्कूल के ज़माने से ही मिला, क्योंकि हमारे स्कूल में ऐसे मुख्तलिफ जिनको हम को करिकुलर एक्टिविटीज़ कहते हैं वो होती रहती थी, और हम जब कभी भी किसी उस पे जाएँ ट्रिप पे, तो उसके बाद हमें वापस आके रिपोर्ट लिखनी होती थी। तो उस रिपोर्ट में आई रिमेंबर मैं 5th क्लास की स्टूडेंट थी, और उसमें फिर प्राइज़ विन पूरे स्कूल का होता है कि किसने सबसे अच्छी रुदाद लिखी है वापस आके। तो आई वाज़ लाइक आई गॉट द फर्स्ट पोजीशन, एंड दैट वाज़ टू सरप्राइजिंग फॉर मी कि पूरा स्कूल लिख रहा है, उसमें 10th क्लास के लोग भी शामिल हैं, 8th मुझसे बहुत सीनियर लोग शामिल हैं, मुझसे जूनियर भी हैं। तो
तब फिर मुझे ये कॉन्फिडेंस मिला कि ओके जो मैं लिखती हूँ वो मैं शेयर भी कर सकती हूँ। सो लाइक आप सोच लेंगे ये कॉन्फिडेंस मेरे पास 5वीं जमात से है। अच्छा अच्छा। जी। यानी शायर, बल्कि ये बताएं कि शायर के अमूमन कहा जाता है हम्म, कि शायर जो है वो पैदाइशी होता है। हम्म। आप बताएं कि शायर जो है वो आदसाती होता है या पैदाइशी होता है? अच्छा, इस बारे में मेरा तो ये कहना है कि शायर शायर होता है चाहे वो पैदाइशी तौर पे हो या चाहे वो फिर मेहनत करके बने। लेकिन इसमें दोनों तरह के ज़रा पर्सपेक्टिव जैसे आपने कह दिया कि वो ही एग्जिस्ट करते हैं, तो मैं उस चीज़ को रिड्यूस नहीं करूँगी कि ये शायर नहीं है और ये, क्योंकि डिपेंड ऐसे करता है कि जो शायर की तख्लीक है ना, वो ही बेसिकली उसको डिफ़ाइन कर रही होती है। तो अब जो क्राफ्ट है उसके ऊपर अगर आप काबू पा लेते हैं, क्योंकि वो एक स्किल है और वो थ्रू प्रैक्टिस कोई भी सीख सकता है। इट्स लाइक म्यूज़िक कि आप उसके डिफरेंट नोट्स हैं और डिफरेंट रूल्स हैं और वो सारे आप फॉलो करें, और मुख्तलिफ बहरें हैं, मुख्तलिफ उसके अपने कवायद हैं। तो स्किलेबली तो आप कोई भी कुछ भी प्रिपेयर कर सकता है, लेकिन अब डिपेंड करता है ना कि जहाँ पे मर्ज हो जाती है आपकी स्किल, आपकी क्रिएटिव थॉट, उस मज़मून के अंदर नयापन कितना है, उस मज़मून का वो अज़ीम कितना है, कितनी सामने की बात जो है वो, और उसमें नज़मियत कितनी ज़्यादा है, उसमें राइम कितनी ज़्यादा है कि आप यू कैन रिलेट टू दैट। तो आई थिंक दी ये सारा कुछ मिलके बनता है। बाकी एक चीज़ पे तो है मेरा बिलीव कि जो तख्लीकी सलाहियतें हैं वो खुदादाद ही हैं, वो पैदाइशी ही होती हैं। मतलब आई डोंट बिलीव कि एवरीबॉडी इज़ बॉर्न इक्वल। नो। अच्छा, इस पे एक ये भी कहा जाता है कि आप कोई भी चीज़ हो उसको पॉलिश करने की ज़रूरत होती है। हम्म। तो शायर के हवाले से कहा जाता है कि जब तक उसको चोट नहीं लगती उसकी शायरी में वो जो निखार है वो नहीं आता। ये बात कहाँ तक ठीक है? और अगर ये बात ठीक है तो कभी आपके साथ ऐसा कोई हादसा हुआ या कोई? हाँ, मेरे ख्याल से ये भी एक बहुत इसको हम अगर कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में देखें तो साउथ एशिया के कॉन्टेक्स्ट में ये एक क्लीशेड अप्रोच है कि शायरी करने के लिए पहले मोहब्बत करनी ज़रूरी है, फिर मोहब्बत में दिल टूटना ज़रूरी है, या कोई और हादसा आपकी ज़िंदगी में हो तो आपके अंदर ज़्यादा जो है। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि जो फ़नकार है वो किसी भी तर्ज का है, चाहे अदीब है, चाहे पेंटर है, या किसी भी हवाले का वो किसी भी फ़न से जुड़ा हुआ है, क्रिएटिविटी के काम से, तो उस उनकी तबीयत हसास होती है। तो जो इर्द गिर्द आपकी चीज़ें हो रही होती हैं, चाहे आपकी पर्सनल हिस्ट्रीज़ हैं वो आपकी अपनी ज़िंदगी में हो रही हैं, या आप अगर लेट्स से एक ऐसे साल में आपने बचपन ऐसे मुल्क में देखा है जहाँ जंग चल रही है, लेट्स से आपका ब्रॉट अप एक ऐसे इलाके में हुआ है जो कॉन्फ्लिक्ट है, या जहाँ पे कोई कुदरती आफत आपने देखी हो, जैसे जंग अजीम, जितनी भी 2 जंगें गुजरी हैं उन दोनों के असर में कितना बड़ा बड़ा आर्ट और लिटरेचर प्रोड्यूस हुआ है। तो मेरे ख्याल से जो क्रिएटिव लोग हैं उनकी तबीयत इतनी हसास है कि वो उनको इतने बड़े एक्सीडेंट की ज़रूरत नहीं होती। उनकी ज़िंदगी में कोई छोटी सी भी बात हो जाए ना तो वो उससे भी एक बहुत क्योंकि उनका वो कनेक्शन इमोशनल और सेंसिटिव रिस्पॉन्स टूवर्ड्स थिंग्स जो है वो उस चीज़ को मुमताज़ बनाता है, इसलिए वो ज़्यादा सोचते भी हैं, ज़्यादा हसास होते हैं और फिर वो क्रिएट करते हैं। दे नीड टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स। कोमल, आपसे जर्मनी में पाकिस्तानी कम्युनिटी के हवाले से भी सवाल करूँगा, और फिर पाकिस्तान में किताब जो अब बिल्कुल ही जो है सवाल पजीर है उसके हवाले से भी बात होगी, लेकिन उससे पहले आप हमारे देखने वालों को कोई अपना कलाम सुना दें। ठीक है, आपने कलाम इतनी मुझसे पहले सुन लिया ताकि लोग ये प्रोग्राम इसके बाद शायद जी, अभी सुने ही ना। आपसे और भी क्या कलाम पता वो ना सुनेंगे। सुने, नाजरीन ये सोचें अच्छा हमने सुन लिया नज़म, अब हम नहीं पता नहीं, लग गया आपसे कितने आपसे पानी में मजीद है। ठीक है। आपसे मजीद भी सुनेंगे। नहीं नहीं, सो श्योर। सो चूंकि प्रोग्राम उर्दू ज़ुबान के हवाले से है तो मैं उर्दू ज़ुबान में भी लिखती हूँ और पहाड़ी ज़ुबान में भी लिखती जी जी, हूँ, वो भी तो आपसे मैं बाद में आपको सुनेंगे। अभी आपसे पहाड़ी ज़ुबान सॉरी उर्दू ज़ुबान की अपनी एक नज़म शेयर करती हूँ। इसका उन्वान है हवा की बेटी। सुनो ऐसा भी कभी होता है क्या कि 6 रातों पे एक खिड़की से 3 मौसम उतरे हों, और 7वें दिन की भारी रात में आसमानी बलाएं कायनात के मुकम्मल होने के दुख में शबे हिज्र मनाती हूँ। वाह वाह, बहुत अच्छे। 6 दिन खुदा ने मेरी मिट्टी को गूंधा और 7वीं रात मुझे सांस फूंक कर दुनिया के हवाले कर दिया गया। वाह वाह, बहुत अच्छे। दुनिया जिसमें 7 रंग कौसे कज़ा के और 8वां रंगे बहार भंवरों के नथनों से होकर जहरीला रस बनाते हैं, वाह वाह, जो मोहब्बत के नाम पर फुर्सत की खाली शीशियों में भर भर कर मुफ्त बांटा जाता है। क्या बात, बहुत अच्छे। रस भरे झूठों का जायका चख चख कर सच मेरे वजूद में मतली की तरह तैरता है। वाह वाह, जब भी यूं ही खिड़की से मौसम उतरते हैं मेरे जिस्म से सूंधी मिट्टी की खुशबू उठती रहती है, वाह वाह, और हर छठे दिन की 7वीं रात का तवाफ मुकम्मल होने पर
हिजर मेरी आँखों को चूम चूम कर संगे स्याह बना देता है। बोलो ऐसा भी कभी होता है क्या कि पत्थर आँखों से कांच की खिड़की के पार उतरते मौसमों की बदलती रुतों को देखा जा सके। तो क्यों ना फिर आफाकी बलाओं की सफ़ में शरीक होकर कायनाती शबे हिजरा का अब्दी मातम मनाया जाए। वाह वाह, क्या बात है, बहुत खूबसूरत नज़्म। थैंक यू, शुक्रिया। तो कोमल ये बताइएगा, जर्मनी में आप किस शहर में रह रही हैं और पाकिस्तानी कम्युनिटी कितनी है, और अदब के हवाले से वहाँ पे प्रोग्राम्स होते हैं, किस शहर में ज़्यादा होते हैं, इस हवाले से हमारे नाजरीन को बताइए। हाँ, जर्मनी में लेट से ओवरऑल जो पाकिस्तानीज़ हैं 2022 के एक सेंसस के मुताबिक ऑफिशियल उनके जो नंबर्स है वो 1,40,000 लोग हैं। लेकिन उसमें जो सबसे ज़्यादा शहर जिसमें पाकिस्तानी कम्युनिटी है वो फ्रैंकफर्ट है, और मैं भी आजकल फ्रैंकफर्ट में ही रह रही हूँ। तो सबसे ज़्यादा तादाद पाकिस्तानियों की फ्रैंकफर्ट में है, उसके बाद बर्लिन में है, और हैम्बुर्ग में भी काफ़ी पाकिस्तानी हैं। तो कहने को मतलब नॉर्थ में भी हैं और सेंट्रल में भी हैं, ईस्ट में भी हैं, और म्यूनिख ये थोड़ा वेस्ट वाली तरफ आ जाता है, वहाँ भी हैं, मगर जैसे मैंने आपको बताया मेजॉरिटी इस तरफ। अक्सर हम देखते रहते हैं फेसबुक पे और नज़र से गुजरता रहता है कि जर्मनी में कोई ना कोई प्रोग्राम्स चल रहे हैं, तो तो ज़्यादातर जी। फ्रैंकफर्ट में ही होते हैं प्रोग्राम। डिपेंड करता है, लेट्स से कि कुछ तो पाकिस्तानी कम्युनिटीज़ जो हैं काफ़ी म्यूनिख में, जैसे कुछ लोगों को मैं जानती थी, वहाँ पे उन्होंने एक उर्दू रेडियो डॉचलैंड के नाम से प्लेटफॉर्म इंट्रोड्यूस किया, फिर एक देसी मीडिया के नाम से प्लेटफॉर्म है, उसके अलावा कलोन में जो है वो उनकी अपनी एक पाकिस्तानी कम्युनिटी के इवेंट्स वो लोग कराते हैं, उनका ऑफिशियल नाम मुझे भूल गया है कि वो किस उसके नाम के अंदर कराते हैं, मगर वो मतलब जैसे सकाफ़त की आपने बात की, तो नेशनल डे के इवेंट्स करा रहे होते हैं, जो लेट्स से 14 अगस्त का इवेंट है, या फिर ईद मिलन पार्टियाँ, ये तो सकाफ़त को लेके हो गया। लेकिन ये लोग उसके अलावा अदबी प्रोग्राम्स भी करवाते हैं, जैसे अभी पिछले 30 जून को भी फ्रैंकफर्ट में एक मुशायरा था, अभी एक और 31 जुलाई को मुशायरा है, वो जर्मनी के किसी और शहर में है। उसके अलावा बोन में, क्योंकि बोन में डीडब्ल्यू है, डीडब्ल्यू में उर्दू का अपना एक मीडिया में हमारे डिपार्टमेंट दोस्त है। आतिफ तोकीर भी हैं। हाँ बिल्कुल, आतिफ तोकीर सब वहीं पे हमारे होते हैं। नज़दीक डीडब्ल्यू से ज़्यादा जो है वो आतिफ तोकीर की, बॉन बॉन का तारुफ आतिफ तोकीर बोन है का जी, तारुफ बिल्कुल। आतिफ हाँ, इस तोकीर इस से। पे मैं आप हक बजाने में हैं, ठीक कह रहे हैं। तो वहाँ पे उनका है एक ग्लोबल फोरम, उसके थ्रू भी जो है वो कीश्वर नाहिद हैं, वो उन भी बोन में ही उसी डीडब्ल्यू में भी होती हैं, मगर वो अच्छा अपने अच्छा। करवाती हैं, सालाना मुशायरा होता है वहाँ पे भी हर साल। तो मतलब इस तरह से है कि शायरी के साथ भी लोग जुड़े हुए हैं। बाज़ दफ़ा पाकिस्तान से मेहमानों को बुलाते हैं, तो फिर उनके साथ किसी की बुक लॉन्च है, या लास्ट ईयर आई रिमेंबर के फैज़ अहमद फैज़ की बेटी जो हैं वो आई हुई थी, उनकी बुक लॉन्च थी यहाँ पे। इसी तरह से जैसे आपको भी पता है, पिछले मुशायरे में इकरारुल हसन वाज़ ऑल्सो इनवाइटेड। तो बाज़ दफ़ा यूँ भी होता है कि पाकिस्तान से सिंगर्स हैं, आर्टिस्ट हैं, कव्वाल हैं, वो आएँ, तो ये जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं, जैसे सानिया सईद आई हुई थी पिछले दिनों, उनका वो था, इट वाज़ लाइक अ चैरिटी प्रोग्राम, लेकिन यहाँ पे अरेंज करने वाली पाकिस्तानी कम्युनिटी थी, और उसमें उनकी टॉक थी चैरिटी के हवाले से भी, मगर साथ में अदबी एक्टिविटीज़ भी थी, जैसे म्यूज़िक है, शायरी है। कोमल, उर्दू अदब के हवाले से जब जब बात होती है 90s में, देखा जाए आप किसी भी बुक शॉप पे जाएं तो आपको हर तरफ अहमद फराज की, मोहसिन नकवी की, इफ्तिखार आरफ, शहजाद अहमद, परवीन शाकर, उनकी किताबें हुँ, बड़ी तादाद में मिलती थीं और लोग बड़ा उनको ख़रीदते भी थे। हुँ, लेकिन इस वक्त किताब का जो ज़वाल पज़ीर अभी दौर जो है वो ज़वाल पज़ीर जा रहा है। एक तो किताब पढ़ता कोई नहीं है, हुँ, और दूसरा ये आप बुक स्टॉल पे आप जाए भी तो आपको शायद नज़र शायद कोई अहमद फराज की किताब नज़र आ भी जाए। तो कहा जाता है कि इसके पीछे सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया के आने के बाद जो है वो किताब ज़वाल पज़ीर होगी। चलें मान लेते हैं कि सोशल मीडिया है, लेकिन ये देखें कि यूरोप में अब भी आप अगर ट्रेन में सफ़र करें, बस में सफ़र करें, तो लोग उसी मुसलसल उसी रूटीन से किताब जो है वो पढ़ रहे हैं। यस। जो एक रूटीन थी किताब की, जो किताब से मोहब्बत थी, वो यूरोप वाले जो है वो उन्होंने अभी भी कायम रखी हुई है। वो एक उनका जो ताल्लुक था वो टूटा नहीं है। हुँ, तो वो सोशल मीडिया तो यहाँ पर भी सेम है। हुँ। तो पाकिस्तान में किताब ज़वाल पज़ीर है, उसकी वजह क्या है? अब पहले तो ज़ाहिर है यूरोप के साथ अगर हम पाकिस्तान का कंपेयर इसलिए भी नहीं कर सकते कि आर्ट की और अदब की दुनिया में आपको पता ही है कि पाकिस्तान में जितनी कदगने हैं, हर चीज़ जो है वो पॉलिटिसाइज़ हो जाती है, सियासत हर चीज़ की नज़र हो जाती है। इवन मुझे याद है कुछ लाहौर लिटरेरी फेस्टिवल्स जो हैं, उनके बाहर एक ज़माना था जब
टेंस माहौल चल रहा था पूरी दुनिया में, वर्ल्ड पॉलिटिक्स एंड ये ये आपके इस पॉइंट में से एक बहुत अच्छा पॉइंट है, वो अभी आप हाँ। खत्म करेंगे तो फिर मैं तो उसमें उन्होंने वो बाढ़ वाली तारें लगाई और बड़ी एक स्ट्रिक्ट माहौल था, और बल्कि मूव करना पड़ा है हमें अलहमरा की बिल्डिंग से अवारी में। तो अब क्योंकि गवर्नमेंट की बिल्डिंग है अलहमरा, तो दे डिड नॉट अलाउ के, तो अब वहाँ पे मतलब जहाँ सियासत का इतना रोल हो, और फिर जो लोग थोड़ा खुल के बात करते हैं, हमको पता है अदीब अदब तख्लीक ही इसलिए करता है कि वो आज़ाद ख्याल इंसान है और आज़ादी से अपने आप को एक्सप्रेस, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इस्तेमाल करे। तो वहाँ इस तरह के भी मसाइल हैं जिसकी वजह से किताब से दूरी पैदा होती है। पर जो रिसेंट आपने फिनोमेना की बात की कि ये आई ऑल्सो रिमेंबर, अगर मैं आज से 15 साल पहले लाहौर में मैंने बहुत वक्त गुजारा है, तो और जो बुक फेयर्स होते थे, या नॉर्मल जो स्ट्रीट किताबें वहाँ होती हैं, अनारकली में होती हैं या अंदर उर्दू बाज़ार में, तो यूँ ही हमें ये शायरी की किताबें, ये जो दरमियान वाले जिनको हम कह सकते हैं ना मॉडर्न एज के जो पोइट्स थे वहाँ पे, अहमद फराज, परवीन शाकर और इनके हम असर, उनकी थी किताबें। मुझे ऐसा लगता है कि जो सोशल मीडिया के आने से असर ये हुआ है कि जो कंटेम्प्रेरी लोग लिख रहे हैं, उनकी कलाम की इमीडिएट एक्सेस थ्रू देयर सोशल मीडिया अकाउंट्स है लोगों को, या यूट्यूब की सूरत में है, मुशायरे क्योंकि डिजिटलाइज फॉर्म में अपलोड होते हैं उस सूरत में है। तो पीडीएफ उनकी बुक्स जो है वो पीडीएफ में हाँ एग्जैक्टली, पीडीएफ, जैसे अब रेफ्ता इतनी बड़ी वेबसाइट है, उसका काम ही यही है कि सारा उसने भी उसमें सारा, पीडीएफ हाँ में। एग्जैक्टली, इसी तरह से वो तसनीफ हैदर जो है इंडिया में, वो भी यही काम करे अदबी लेकिन आप दुनिया इसमें में। देखें ना, ये जो अभी आपने पहला पॉइंट कहा कि इसमें सियासत है, हम्म, आप देख रही हैं पाकिस्तान में कितनी ग्रुपिंग है। जी, एक अगर ग्रुप है तो लॉबिंग है हर चीज़ लॉबिंग में, है, हर लॉबी जगह है। पे यस, लॉबिंग है। आपने अवार्ड किस, एकेडमी ऑफ लेटर्स वालों के वो अवार्ड देख ले, किसको वो जाएंगे? सेम लोग हाँ जी एग्जैक्टली, और फिर ये जो मोनोपोली है उसमें नए लोगों का इन होना भी बड़ा बहुत वो मुश्किल है। है। लेकिन पब्लिशर्स के बिहाफ पे अगर मैं बात करूं, क्योंकि लाहौर के बहुत सारे पब्लिशर्स और कराची के भी जो है उनके साथ हैं, दोस्तियां भी हैं और उनसे बातचीत भी होती है, तो उसमें यही है कि पब्लिशर तो भाई वही प्रोड्यूस करेगा जो डिमांड में है। कुछ पब्लिशर्स हैं जो खुद डेडिकेटेड हैं टुवर्ड्स द आर्ट एंड, तो अब ये जो इनके नए एडिशंस हैं, लेट्स से परवीन शाकिर की किताब हमें अब इसलिए नहीं नज़र आती, या अहमद फराज की, कि इन लोगों को लोग इनके नए एडिशन नहीं छाप रहे, जो पुराने हैं वो बिक चुके हैं, और नए इसलिए नहीं छाप रहे क्योंकि वो ऑन डिमांड नहीं है। और डिमांड ना होने की मुझे एक रीज़न तो ये भी लगता है, दिस इज लाइक वेरी माई वेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन, कि शायरी में जिस तरह का सोशल मीडिया के थ्रू ट्रेंड बना है ना, तो लोग या तो क्लासिक्स को आइडियलाइज करते हैं, और क्लासिक्स की किताबें हर पढ़ने वाले के घर में मौजूद है, मतलब दीवाने मीर भी होगा, दीवाने गालिब भी होगा, और दरमियान वाली पूरी लाइन को वो स्किप करते हैं और फिर वो डायरेक्ट इस पे कंटेम्प्रेरी लोगों पे, और कंटेम्प्रेरी लोगों का रुझान किताब छपवाने की तरफ कम है। लेकिन आजकल आप देखें ना, आजकल तो लोग तहजीब आफी को पढ़ते हैं, जी, आजकल लोग अहमद फराद को पढ़ते हैं, आजकल लोग जो है वो यंग जो शायर हैं जिनकी शायरी जिनमें नज्म बहुत ज़्यादा कही जा रही है उसको जी, जी, पढ़ते हैं। जी, तो वो उसमें भी मैं यही कहूँगी कि आज के लोग तहजीब हाफी को या अहमद फराद को सुनते हैं, पढ़ते नहीं हैं, क्योंकि हाँ क्योंकि किताब नहीं एग्जैक्टली, है, वो हाँ पढ़ने तो की हद हाँ तक आ गई। एग्जैक्टली, जो मतलब ऐसे ही अमार इकबाल हैं जैसे शायर लाहौर में, उस वो उनका कलाम किताब की शक्ल में मौजूद है, आतिफ तौकीर का जैसे किताब की शक्ल में है, आप का भी जो है किताब की शक्ल आपके दोस्त का। तो एक तो यही है कि इस सारे के अंदर पॉलिटिसाइजेशन बहुत ज़्यादा है। दूसरा जो जनरली अगर हम बात करें तो पाकिस्तान और यूरोप का कंपैरिजन सोशल मीडिया यूजेज के थ्रू हम इसलिए भी नहीं कर सकते क्योंकि हमारे यहाँ प्राइवेसी का जो है वो कोई ख़ास प्राइवेसी की तरफ रुझान नहीं है। हम लोग सोशल मीडिया को यूज़ कर रहे हैं जस्ट टू एक्सप्रेस आवरसेल्व्स। तो यहाँ पे जैसे मैंने देखा कि ये लोग बहुत प्राइवेट हैं, व्हाट्सएप भी यूज़ नहीं करते बल्कि टेलीग्राम यूज़ करते हैं या सिग्नल यूज़ करते हैं, क्योंकि दे आर वेरी कंसर्न अबाउट देयर प्राइवेसी और वो डाटा एक्सेस एंड एवरीथिंग। तो इसलिए भी शायद यहाँ पे उस तरह सोशल मीडिया का खूब बात हो रही है शायरों की और बात चल रही है पाकिस्तान की। जी तो आजकल आपको पता है कि महंगाई का दौर है, तो पाकिस्तान में अब जो गरीब है वो गरीब तर हो गया है, जो अमीर है वो बिल्कुल अमीर तर होता जा रहा है, तो दरमियाना तबका तो वैसे ही उसमें गायब हो गया है। जी महंगाई बढ़ रही है, उसमें बहुत सारी ज़्यादतियाँ हर तबके के साथ हो रही हैं, लेकिन हमारे शायर वो बिल्कुल खामोश हैं। उसमें ना तो हमें कोई हबीब जालब की आवाज़ नज़र आती है, ना हमें फैज़ के कोई मिसरे उसमें नज़र आते हैं, और ना ही हमें कोई अहमद फराज की वो जो नज़में होती थी मुआसरा टाइप वो नज़र आती हैं। तो ये हमारे शायरों को क्या हो गया है, ये क्यों खामोश हो गए? क्योंकि शायर तो तर्जुमान होता है। जी। सो इस पे भी मैं फिर से ये कहूँगी कि ज़ाहिर है एज एन आर्टिस्ट हर क्रिएटर की ये जिम्मेदारी है कि वो अपने मुआशरे का आईनादार होता है और उसमें जो मसाइल हैं उनको उजागर भी करता है और उसके बारे में आवाज़ भी उठाता है। मगर अगर मैं आपको एज ए
पोएट्री एज एन आर्ट की भी बात करूँ तो वो फिर वो बहस आ जाती है कि शायरी बराए शायरी या शायरी बराए इनकलाब या शायरी बराए मोहब्बत, या तो इसमें भी ज़ाहिर मुख्तलिफ अदवार से गुजरी है शायरी की। एक ज़माना था जब शायरी बराए हमें ऐसा लगता था कि इसकी कोई सोशल वैल्यू होनी चाहिए। तो जो हिंदुस्तान में ब्रिटिशर्स के आने से पहले इस तरह का रिवाज भी था कि लोग सोशल यूटिलाइजेशन ऑफ शायरी ऐसे भी होती थी कि आप जब किसी के घर रिश्ता मांगने जाते हैं तो शायर को साथ लेके जाया जाता था और वो उस औरत का स्केच नज़्म की सूरत में लिखेगा और इसी तरह से बंदेगा। वो आपस में लड़की और लड़के की मुलाकात नहीं होगी बल्कि वो शायर बयान करेंगे कि इस लड़की कितनी सुगड़ है, कितनी खूबसूरत है, कितनी नहीं है। तो ये उनकी एक सोशल वैल्यू के तौर पे पोइट्री को फंक्शनल कि ये एक फंक्शन है पोइट्री का। इसी तरह से अगर साहिल लुधियानवी, फैज़ अहमद फैज़, हबीब जालिब जैसी आवाज़ें, तो वो फंक्शनल थी कि वो रेवोल्यूशन को सर्व कर रहे हैं अपनी पोइट्री के थ्रू। पाकिस्तान में ज़रूरत नहीं है इस वक्त इस चीज़ की। ज़रूरत तो है लेकिन अब डिपेंड ये करता है कि कौन सा शायर है जो अपनी शायरी को सोशल लेकिन डर भी, मेरे ख्याल से डर लेवल भी पे लगता है कि यार ऐसा ना हो डर, कि भाई एग्जैक्टली जैसे डर हम वाली फराज भी को बात है गालियाँ क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे अब शायर इतना बेज़रर आर्टिस्ट है, इतना बेज़रर तख्लीकार है, मगर सलमान हैदर की मिसाल है हमारे सामने, अहमद फरहाद की मिसाल है हमारे सामने, फैज़ अहमद फैज़ वगैरह लोगों कितनी दफ़ा दार पे भी गए हैं, जेलों में भी गए हैं। बिल्कुल भी तो हबीब जालिब जैसे लोग फराज भी साहब गए गिरफ्तार हैं। हुए। यस, तो अब ये जो गिरफ्तारियों का मतलब आपने एक्टिविस्ट होना है या आपने शायरी करनी है, और अगर आप अपनी शायरी के थ्रू एक्टिविज्म कर रहे हैं तो भी यू एग्जिस्ट ऑन पेरिफेरी। तो मेरे ख्याल से एक तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्वेलेंस है जिसकी वजह से लोगों को खौफ है अब, और अब सोशल मीडिया के थ्रू चीज़ें बहुत आसान भी हो गई हैं ना। मतलब जो अदारे जिनको होती हैं ख़बरें उनके लिए तो ये कभी भी मुश्किल शायद नहीं था लोगों की ख़बरें लेना और ये वो, लेकिन अब आपकी फैमिलीज़ को एक्सेस करना बहुत आसान हो गया। तो आई थिंक कि लोग ये भी शायद सोचते हो। बहरहाल पाकिस्तान में तो खैर जिस जिस भी सेक्टर पे नज़र दौड़ाई जाए हर हर सेक्टर में ही आवाज़ उठाने की ज़रूरत है, और हमारे पास वो चाहे जर्नलिस्ट हैं, पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, शायर हैं। कुछ फेस्टिवल्स होते हैं जो जिनमें इस तरह की गुफ्तगू होती है और ऐसे लोगों को बुलाया जाता है जो क्वेश्चन करते हैं पाकिस्तान को। खुद बोए जैसे लोग हैं या जो हमारे राइटर्स हैं, कमिला शमसी है, या जिनको लड़से लाहौर लिटरेचर फेस्टिवल में ऐसे, लेकिन उसमें मैं मतलब अगेन फिर अब लॉबी है। पाकिस्तान में सवाल करना एक जुर्म बन गया है, यानी आप सवाल कर नहीं सकते वहाँ पे। जी जो बिल्कुल ऐसे ही। ताकतवर लोगों के या किसी भी हल्के के को लगे कि ये हमें चुभ रहे हैं सवाल, वो सवाल करना भी अब जुर्म बन गया है। एग्जैक्टली और इट्स नॉट, अब पाकिस्तान में तो ये समझ नहीं आ रही कि पूरा पाकिस्तान इज एट वॉर विद वन अनदर। अब आपको ज़रूरत नहीं है कि अदारे इंटरवीन करेंगे और कोई अदारा आके आपको खामोश करवाएगा, आपको कैंसिल करेगा। अब तो कैंसिल कल्चर के नाम पे किसी भी मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले लोग दूसरे को कैंसिल कर सकते हैं। और क्योंकि सोशल मीडिया इज़ लाइक अ बिग पावर एज वेल ना, मैस लेवल पे पावर है। तो अब जिस तरह से जो राइट विंग हैं या जमात इस्लामी के लोग हैं या जो अपने आप को लिबरल्स एसोसिएट करवाते हैं या जो लेफ्टिस्ट, तो उनके तो आपस में ही वो एक दूसरे को इतने थ्रेटन्ड हैं एक दूसरे से कि डायलॉग की पॉसिबिलिटी नहीं है। दोनों तबके एक्सट्रीम पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। ऐसे ही कोमल आपसे सवालात तो चलते रहेंगे। तो मैंने अक्सर सुना आपकी फेसबुक पे, बल्कि मैं देखता रहता हूँ कि आप पहाड़ी, क्योंकि बहुत खूबसूरत लहजा है पहाड़ी, और आप उसमें बड़ी रोनी से बातें भी कर रही होती हैं, शायरी भी सुना रही होती हैं। जी तो हमारे सुनने वालों को, हमारे देखने वालों को आज कोई पहाड़ी में अपना कलाम सुना दें। ओके, थैंक यू। यस, आई थिंक ये बहुत ज़्यादा पसंद की गई मेरी ये नज़्म पहाड़ी में। तो पहाड़ी में वैसे मैं ज़्यादा रिदम और फ्लो में लिखती हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो नेचुरली इट कम्स। आई एम जस्ट या तो इसका उन्वान है कि निकिये तो हुन निक्की ना रही। So it is about like women question and gender question. So चौथी तरपी रही हैं कुड़िए, सिर चादर टकाई ना सकनी, थम्मै जितना कद कड़ियाई पर बेड़े झाड़ू लाई ना सकनी, वाह, नाड़ेर तू हुन नाई ना सकनी, रंगड़ेर तू हुन जाई ना सकनी, वाह, क्रिकेट वै या इट्टी डंडा रेसां भराऊ नाल लाई ना सकनी, वाह, नवाशां वेलै बन्ने रबई कै उच्ची आवाज़ै च गाई ना सकनी, ओपरे चोपरे लोकां अग्गै गल्लां तू हुन बाई ना सकनी, वाह, वाह, अद्धी छुट्टी वेलै निकिये बजारै चू तू खाई ना सकनी, वाह, वाह, मसीते अंदर सपारा पढ़ने मुंडियां नाल तू जाई ना सकनी, वाह, वाह, परांदा बाई कै चोटी करने बालां ही तू हुन कटाई ना सकनी। वाह, बहुत या क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी So yes, it's a गहराई critique और on बिल्कुल our yes. हकीकत, हाँ आपने इसमें बिल्कुल नज़्म हकीकत बयान की है।
जी, कि ये वो छोटी-छोटी एक फोर्सिबल प्रैक्टिसेज़ हैं जो बचपन से ही रोक-टोक ये नहीं, डूज़ यानी एंड आप डोंट्स। वो जो ख़वातीन हैं उनकी आवाज़ बन के आपने ये सारा बिल्कुल, कि मतलब एक वो छोटी बच्ची है भाई, उसको क्या पता, उसको बचपन से इतनी इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं कि तुमने हँसना नहीं है ऊँची आवाज़ से, तुम अब ये नहीं वो फिर आपका पहला सवाल तो एज़ ए वुमन यही बनता है कि यार भाई खेल रहा है, मैं क्यों ना खेलूँ? बिल्कुल, बिल्कुल। भाई ये कर ऐसे सकता है तो मैं क्यों ना करूँ? तो आई थिंक वी आल्सो नीड टू ब्रेक दोज़ स्टीरियोटिपिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस जेंडर। वैसे कोमल आप जर्मनी में रहती हैं। तो जर्मनी में पाकिस्तानी कम्युनिटी आपने बताया तकरीबन 1.5 लाख तक है पाकिस्तानी कम्युनिटी। जी। तो उसमें काफ़ी बच्चे भी होंगे जो हुँ, यहाँ पे पैदा हुए हैं, जो हुँ, पाकिस्तानी सकाफ़त से, पाकिस्तानी लैंग्वेज से, उर्दू से, पंजाबी से, आपकी पहाड़ी ज़ुबान से हुँ, बिल्कुल भी नाआशना है। जी, ऐसे ही। और उनके वालिदैन कोशिश भी नहीं करते कि हुँ, वो हमारी ज़ुबान सीखें, हमारी मादरी ज़ुबान से वो जुड़े रहें। हुँ, तो ऐसा क्या किया जा सकता है कि वो बच्चे जो यहाँ की पैदावार हैं, जो यहाँ की पैदाइश हैं, हुँ। वो हमारी सकाफ़त और हमारी ज़ुबान से जुड़े रहें? ऐसा क्या किया जा सकता मेरे ख़्याल से ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जितना मेरी ऑब्ज़र्वेशन है इन मुल्कों में लोग उर्दू ज़ुबान और इस्लाम के लिए एक ही स्पेस चूज़ करते हैं कि कोई इस तरह की स्पेस है जो रिलीजियस स्पेस है, लेकिन वहीं पे उनके बच्चे उर्दू भी सीखेंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उर्दू और रिलीजन को कंफ्यूज नहीं करना चाहिए, इसको उर्दू ज़ुबान के लिए एक अलग से न्यूट्रल स्पेस। सो इस तरह की एक स्पेस जर्मनी में तो है, जॉय ऑफ उर्दू के नाम से मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन है। उनकी ब्रांचेस हैं मुख्तलिफ यूरोपियन मुल्कों में भी और यूएस में भी, दुबई में भी, इंडिया में भी, पाकिस्तान में भी। स्टार्ट जो है लाहौर पाकिस्तान से हुई भी है। क्या काम है उनका? कैसे? तो वो ये करते हैं कि उसमें एक सेशन है स्टोरी टेलिंग और उर्दू राइटिंग का। तो उसमें वो ज़्यादातर वही औरतें शामिल हैं, या वो उनका सेशन या वो प्रोग्राम उनका स्पेशली बच्चों के लिए है, बच्चों के हवाले से। उसमें वो उनको उर्दू लिखना, उन्होंने अपनी उर्दू की छोटे कायदे, किताबें, स्टोरीज़ बेसिकली उन्होंने डिज़ाइन की हैं जो बच्चों को पाकिस्तान के कल्चरल से भी आगाह करेंगी, सकाफ़त से भी, मगर उनकी अपनी ही ज़ुबान में, कि हमारी क्या सकाफ़त है और वहाँ के क्या रस्म व रिवाज हैं, जो बच्चे यहाँ पैदा हुए हैं जिनको बिल्कुल पता नहीं। और फिर वो उनको उर्दू लिखना और पढ़ना सिखाते हैं उस थ्रू स्टोरी टेलिंग। तो उसकी एक चैप्टर जर्मनी चैप्टर भी है और मैं उसकी मेंबर भी हूँ। और मुज़ना हैं, मुज़ना मलिक, जो मेनली जर्मनी चैप्टर हैम्बुर्ग्स हैं, वो करती हैं, इसको सँभालती हैं। उसके अलावा वो लोग अब अपने जो है उर्दू को एक पब्लिशिंग हाउस में भी कन्वर्ट कर रहे हैं, बल्कि पहली उनकी किताब आ भी चुकी है कहानियों की, और वो बच्चों ही के लिए है वो किताब। आप समझती नहीं हैं कि ये काम वालिदैन को करना चाहिए? वालिदैन असल में दे लुक फॉरवर्ड कि कोई जैसे अब ये जो जॉय ऑफ उर्दू है ना, इसमें जितने इस सेशन के मेंबर्स हैं वो सारे पेरेंट्स हैं। क्योंकि वो चाहते हैं कि उनके बच्चे सीखें, मगर बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे भी हैं जिनके पास या तो टाइम नहीं है या फिर उनको खुद भी नहीं है इतना ज़्यादा लगाव इन चीज़ों से, और वो उनको भी इम्प्रूवमेंट चाहिए कि हमारा बच्चा किसी एक्सपर्ट से उर्दू सीखे। क्योंकि बहुत सारे लेट्स से पेरेंट्स जो हैं, अब यहाँ के लोगों का सवाल ये बन जाता है कि हमारे पेरेंट्स अगर वहाँ लिटरेरी नहीं भी हैं तो हमारे पास लिटरेचर से जुड़ने के मौके हमें स्कूल से, अपने माहौल से मिलते हैं। यहाँ पे अगर पेरेंट लिटरेरी नहीं है तो ये फिर सिर्फ ज़ुबान का मसला नहीं है, बल्कि लेट्स से पेरेंट्स को खुद नहीं पता कि उर्दू अदब का सबसे बड़ा शायर कौन है या सबसे बड़ा अदीब कौन है, तो दे आर नॉट कंसर्न अबाउट कि उनके बच्चे उर्दू लिटरेचर सीखें, बट एटलीस्ट वो ये चाहते हैं कि ज़ुबान सीख लें। फिर ये है कि लिटरेरी लोगों का ये काम बनता है कि वो बच्चों को ज़ुबान इस तरीके से सिखाएं कि उसमें फिर वो अपने हमारे लोकल पोइट्स का जिक्र भी हो, लोकल लिखारियों का भी हो, अफसाना निगारों का हो, सफ़रनामे लिखने वालों का, और अदब से रिलेटेड जितने भी चीज़ें। अ, पाकिस्तान में जो मौजूदा शायर हैं उसमें आप किसको समझती हैं कि वो अच्छा शेर कह रहा है? मौजूदा में ये मुश्किल मुश्किल सवाल सवाल है। है। हाँ। सवाल तो मुश्किल है। खैर मैं मौजूदा से भी थोड़ा-सा मुझे पता व्हाट डू यू मीन बाय मौजूदा, लेकिन मैं फिर थोड़ी पीछे चली जाऊँगी उस ज़माने में। लेट्स से सरमद सहबाई के बारे में मैं कहूँगी कि वो ज़ाहिर है एक सीनियर पोएट हैं इस वक़्त और इस फ़ील्ड में भी काफ़ी अरसे से हैं। सो उनकी मैंने बाकायदा ख़रीद के किताबें पढ़ी हैं, अगर मैं मौजूदा लोगों की बात करूँ। उसके अलावा ज़ाहिर है जो सोशल मीडिया के ऊपर लोग पॉपुलर हैं, तो उनका ज़्यादातर कलाम मैंने सुना ही है। मतलब खुद से मुझे कभी इतना हुआ नहीं है कि मैं खोल के जाके बाकायदा पढूँ। लेकिन नज़्म में मैं कहूँगी कि सलमान हैदर की नज़्म मुझे अच्छी पसंद है। उसके अलावा अफ़ज़ाल सैयद जो हैं, अफ़ज़ाल अहमद सैयद, ख़ास तौर पे नसरी नज़्म वो जिस तरह की लिखते हैं, सो उनका अपना एक रंग है उसके अंदर। आतिफ उनको तौकीर बड़ी अच्छी नज़्म है। आतिफ़ तौकीर, और आतिफ़ तौकीर का की जो शायरी है उसको उस में आप कैटेगराइज़ कर सकते हैं जो आवाज़ उठाने वालों में से है, क्योंकि उसकी यानी रद्द किताब का उनकी उन्वान है जब रद्द रद्द है, किताब एग्ज़ैक्टली, तो वो शुरू ही रद्द से हो रही है एक बात। तो आई आई थिंक कि आतिफ़ की शायरी इस तरह की है जो बड़ी
कोर और बड़े रियलिस्टिक इश्यूज़ को ना चैलेंज करती है और बड़े एक पोएटिक वे में वो चैलेंज करता है। सो एटलीस्ट उसकी आवाज़ इस तरह की है। और फिर आतिफ़ के बारे में मैं आई एम ऑल्सो ग्लैड कि बहुत सारे लोग हैं जो उसको सुनना भी पसंद करते हैं, उसको पढ़ना भी पसंद करते हैं। सो ही इज़ द वन हू कैन बी दैट ब्रिजिंग पर्सन जो जिसके थ्रू लोग अपना एक्सप्रेशन एक्सप्रेस कर सकें कि यार हमने कोई इनकलाब हम ये चाहते हैं ये हो। अपनी बात करने की बजाय वो आतिफ़ की अगर नज़्म वहाँ कोट कर देते हैं, उसके शेर अशार कोट कर देते हैं। तो यस आतिफ़ इज़ ऑल्सो वन ऑफ दोज़। कोमल, हमारे सुनने वालों को कोई अपना कलाम सुनाए, उसके बाद फिर हम आज के इस इंटरव्यू को क्लोज करते हैं। बहुत शुक्रिया। तो नज़्म पे क्योंकि इख्तिताम होगा इसलिए मैं आपका जो है वो एक फ़ॉर्मल एक बार फिर बहुत शुक्रिया और बहुत मुबारक, क्योंकि इस तरह के प्लेटफ़ॉर्म्स क्रिएट करने के लिए भी एक ख़ास तरह की डेडिकेशन चाहिए, अपना टाइम स्पेंड करना होता है, एनर्जी स्पेंड करनी होती हैं। सो बड़ा एक इधर आके हम इंडिविजुअलिस्टिक मुआशरे में रह के इंडिविजुअलिस्टिक ही बन जाते हैं। लेकिन आप अभी तक जुड़े हुए हैं मिट्टी के साथ, अदब के साथ और यहाँ बैठ के काम कर रहे हैं। इट्स रियली आपका अप्रिशिएटेबल। बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त निकाला, इतना कीमती वक्त निकाला और तशरीफ लाए। थैंक यू। सो ये उर्दू में है एक मेरी, इसको काफ़ी कहने आप, ये मैंने काफ़ी लिखी है। सो ना तुम तारों की छाँ मांगो और ना चांद पुकारो साईं, ना तुम फूल को जेब में टांको, ना चाहो तुम खुशबू साईं। तेरी रात की मटकी उल्टी, सूखे जाम ना दारू साईं। ना तुम मानो हस्ती मस्ती, क्या सूफी क्या साधु साईं। तेरे भेद में कैसे जानूं, तेरी खुद से मैं तू साईं। तुमको भाए आतिश प्याला, ना पानी ना आंसू साईं। मैं एक मोती बूंद या मच्छी, तुम हो सागर सातों साईं। मैं कमली एक नारी नर्तक, रक्सा बांध के घुंघरू साईं। जंगल बेले दरिया पर्वत, जा जा तुझको ढूंढूं साईं। क्यों ना अपने माथे लिख लूं, हिक तू हिक तू हिक तू साईं। वाह, बहुत खूबसूरत। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया कोमल राजा, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाई हैं और नेक्स्ट भी आप जब पेरिस तशरीफ़ लाएँ तो इंशाल्लाह हम आपको ज़हमत देंगे अपने प्रोग्राम में। यस श्योर, थैंक यू, बहुत थैंक शुक्रिया यू वेरी मच। जी। आज हमारे साथ मौजूद थी जर्मनी से कोमल राजा साहबा, जो बहुत खूबसूरत शायरी उर्दू में भी और पहाड़ी ज़ुबान में भी लिखती हैं। इसके अलावा अफसाना भी लिखती हैं, सफ़रनामा भी लिख रही हैं। तो FP92 TV का आप सब नाजरीन से वादा था कि हम ना सिर्फ पेरिस बल्कि पूरे यूरोप में उर्दू लिखने वाले अदब से रिलेटेड लोगों को अपने स्टूडियो में मदऊ करेंगे और उनकी आवाज़ आप तक पहुंचाएंगे। इंशाल्लाह ताला हम इसी तरह मज़ीद भी जितने हमारे मेहमान आएंगे यूरोप के मुख्तलिफ़ ममालिक से, उनको अपने स्टूडियो में बुलाएंगे और उनकी आवाज़, उनकी शायरी आप तक पहुंचाएंगे। अपने अगले प्रोग्राम तक अपने मेज़बान अयाज़ महमूद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।